हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। आज हम अनुपात विश्लेषण में देनदार आवर्त अनुपात का क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 26 वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अमित सर कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्न सूचनाओं से देनदार आवर्त की गणना करिए। 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है इसको अलग सॉल्व करेंगे, बी पॉइंट को अलग सॉल्व करेंगे। पहले पॉइंट में देखिए क्या दिया हुआ है, देनदार दिया कितने का है 40,000। दूसरे में क्या दिया है, देनदार से रोकड़ प्राप्त 2.5 लाख रुपए की और अंतिम देनदार है 65,000 रुपये अगर विक्रय वापसी 15,000 रुपये की है। अब ये पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट इंडिविजुअली सेपरेट सॉल्व करना है। पहले पॉइंट में प्रारंभिक देनदार है, अंतिम देनदार भी है लेकिन उधार बिक्री नहीं है, और जब उधार बिक्री नहीं दिया है तो देनदार आवर्त की गणना करना मुश्किल है। तो मैं आपको देनदार खाता बनाना सिखाया था और वहाँ पे भी बताया था कि देनदार खाता 3 मदों को निकालने के लिए बनाया जाता है, या तो प्रारंभिक देनदार, या तो अंतिम देनदार, या तो उधार बिक्री। अगर प्रश्न में आपके प्रारंभिक देनदार दिया है, अंतिम देनदार दिया है, तो आप देनदार खाता बनाएंगे उधार बिक्री के लिए। क्यों बनाएंगे, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, उधार बिक्री। चलिए बनाते हैं। ये देखिए आपके पास पहला नंबर पॉइंट डाल दिए, नोट नंबर फर्स्ट, देनदार का खाता। देखिए देनदार का खाता, ये चूँकि ये संपत्ति का खाता होता है। ये किस चीज़ का खाता होता है, ये होता है संपत्ति का खाता। ध्यान रखेंगे, ये किसका खाता होता है, ये संपत्ति का खाता होता है। किसी भी संपत्ति के खाते की स्टार्टिंग डेबिट पक्ष से होती है। देखिए शेष लाया गया 40,000, क्वेश्चन में दिया था। अंतिम शेष भी क्वेश्चन में दिया है, ये हम शेष ले गया, कितना दिया है अंतिम शेष 65,000 रुपये। देनदार से रोकड़ प्राप्त है 2.5 लाख रुपए। अब देखिए देनदार से रोकड़ प्राप्त क्रेडिट में क्यों आया, पहले ही आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका था। जनरल एंट्री बनेगी रोकड़ खाता विकलन देनदार से, देनदार समाकलन है तो देनदार के समाकलन में लिखेंगे रोकड़ खाते को। विक्रय वापसी भी समाकलन में आती है, जनरल एंट्री बनती है विक्रय वापसी खाता विकलन देनदार से। अब देखिए चूँकि उधार विक्रय निकालना है तो देनदार खाते का समाकलन का योग ज़्यादा आएगा। आया कितना, 3,30,000, क्योंकि उधार बिक्री विकलन में निकलती है। भाई समाकलन का योग ज़्यादा आएगा तभी तो अंतर राशि विकलन में आएगी, और जो अंतर राशि आएगी वही क्या कहलाएगी, उधार विक्रय। अंतर की राशि कितनी आई, 2,90,000। यही अंतर की राशि आपकी क्या कहलाएगी, उधार बिक्री। अब उधार बिक्री से काम नहीं चलेगा, अगर वापसी दी हुई है तो माइनस करना पड़ेगा, शुद्ध उधार बिक्री निकालनी पड़ेगी। तो देखिए कुल उधार बिक्री 2,90,000 आई, वापसी 15,000 क्वेश्चन में दी हुई है, माइनस करती है तो आ गया 2,75,000। ये हो गई हमारी शुद्ध उधार बिक्री। अब देखिए पहला नोट देनदार खाता, दूसरा नोट हमारा शुद्ध उधार बिक्री, एक तीसरा नोट हम ले लेते हैं, औसत देनदार निकाल देते हैं। औसत देनदार कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, प्रारंभिक देनदार प्लस अंतिम देनदार बटा 2, प्रारंभिक प्लस अंतिम बटा 2। प्रारंभिक कितना है क्वेश्चन में 40, अंतिम कितना है 65, दोनों को जोड़े 1,05,000 आया, 2 से भाग दिए 52,500, ये औसत देनदार निकल गया। अब सीधा सूत्र में वैल्यू रख देंगे। सूत्र क्या बनता है हमारा, देनदार आवर्त अनुपात इज इक्वल टू शुद्ध उधार विक्रय। ये देखिए 2,75,000, औसत देनदार 52,500, ये जो हम निकाले थे ये वाला, भाग दिए तो कितना आ गया 5.23 टाइम्स या गुना। उसी प्रकार इसका जो बी पॉइंट है, देखते हैं बी पॉइंट में क्या था। बी पॉइंट में देखिए वर्ष की कुल बिक्री दिया है 1,75,000। नगद बिक्री जो है, ध्यान देना, नगद बिक्री कुल बिक्री का 20%। कुल बिक्री मतलब 1,75,000 का 20% नगद बिक्री है, तो 80% क्या हो गया, उधार बिक्री। भाई एक दुकानदार अगर अपने व्यापार में कोई माल बेचता है और उस जितना भी माल बेचता है उसमें से अगर 20% नगद बेचता है, इसका मतलब है कि वो 80% उधार बेच रहा है।
और उसमें से 10,000 रुपये का माल वापस आ जाता है। जो उधार बेच रहा है उस उधार में से 10,000 का माल वापस आता है। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। बी नंबर पॉइंट, शुद्ध उधार बिक्री की गणना। वर्ष की कुल बिक्री दी हुई है 1,75,000 की। नगद बिक्री जो है कुल बिक्री का 20%, अर्थात 1,75,000 का 20% कितना आ गया, 35,000। माइनस कर दिए तो कुल उधार बिक्री क्या निकली, कुल उधार बिक्री कितनी निकली, 1,40,000। इसमें से कितने का माल वापस आ गया, 10,000 का। तो इसको भी अलग कर दिए तो ये जो 1,30,000 बचा ये शुद्ध उधार बिक्री बचा। वेरी सिंपल कि भैया एक दुकानदार था, वो 1,75,000 का माल, टोटल 1,75,000 का माल बेचा, जिसमें से 35,000 अर्थात 20% का माल वो नगद बेचा था, तो 80% का माल उधार बेचा। 80% मतलब कितने का, 1,40,000 का। उसमें से ग्राहकों को माल पसंद नहीं आया, 10,000 का माल वापस कर दिए, तो शुद्ध बिक्री कितने की हो जाएगी, 1,30,000 की हो जाएगी। औसत देनदार, भाई प्रारंभिक भी दिया है, अंतिम भी दिया है, दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग दे दिए, 8 और 12 20/2 इज इक्वल टू 10,000 औसत देनदार निकल गया। अब शुद्ध उधार बिक्री आपके पास 1,30,000 है, औसत देनदार 10,000। फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, देनदार आवर्त इज इक्वल टू शुद्ध उधार बिक्री बटे औसत देनदार 1,30,000/10 इज इक्वल टू कितना टाइम्स आ गया, 13 टाइम्स अर्थात 13 गुना। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। अब मज़ेदार क्वेश्चन है 26, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन बोलते हैं इसलिए इसको। कौन सा क्वेश्चन बोला जाता है, वेरी गुड क्वेश्चन। यानी कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी बन सकता है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है। अगर एग्ज़ाम में नहीं आया तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन को करने में बहुत मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्या दिया है, देनदार आवर्त। देखिए आवर्त निकाल के दिया है आपको, आवर्त फाइंड आउट नहीं करना है आपको, फाइंड आउट करना है प्रारंभिक देनदार और आपको फाइंड आउट करना है अंतिम देनदार। आपको 2 चीज़ फाइंड आउट करनी है। आपको क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपको प्रारंभिक और अंतिम 2 देनदारों को फाइंड आउट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हमें एक स्टॉक में किया है, जहाँ पे प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक को फाइंड आउट करना था। यहाँ पे देखिए देनदार आवर्त कितना निकाल के दिया है, 4 टाइम्स निकाल के दिया है। बेचे गए माल की लागत कितना दिया है, 6,40,000 दिया है। सकल लाभ का प्रतिशत दिया है, कितना प्रतिशत दिया है, 20% दिया है। और एक नीचे में पॉइंट बोला है कि अंतिम देनदार जो होगा वो प्रारंभ से 20,000 अधिक होगा, यानी प्रारंभिक देनदार से 20,000 अधिक होगा। मान लीजिए अगर प्रारंभिक देनदार 40,000 होता है तो अंतिम उससे 20,000 अधिक अर्थात कितना हो जाएगा, 60,000। अगर प्रारंभिक 50,000 होता है तो अंतिम कितना होगा, 70। अगर प्रारंभिक 70 होता है तो अंतिम कितना होगा, 20,000 अधिक। यानी प्रारंभिक जितना होगा उससे 20,000 अधिक अंतिम होगा। फिर एक पॉइंट बोला है कि जो नगद बिक्री है वो उधार बिक्री की 33.33% या इसको 33.1/3% भी बोलते हैं, या इसको 100/3 भी लिखते हैं, या इसको 1/3 भी लिखते। कंफ्यूज मत होना, सबका मतलब एक ही होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सकल लाभ निकाल लेते हैं। अब बोलोगे सकल लाभ क्यों निकालेंगे, भाई बेचे गए माल की लागत दिया है, सकल लाभ निकाल के बेचे गए माल की लागत में जोड़ देंगे तो कुल बिक्री निकल जाएगा। समझना पहले, है ना। तो चलिए सकल लाभ 20% किस पर, ये नहीं बोला है, हमेशा याद रखना। अगर सकल लाभ किस पर निकालना ये नहीं बोला है तो इसका मतलब है सकल लाभ बिक्री पर निकालना। और पूरे क्वेश्चन में बिक्री नहीं दिया है तो आप किस पे निकालेंगे, बेचे गए माल की लागत पे निकालेंगे। यदि लाभ बिक्री पर निकालना हो और बिक्री ना हो तब लागत पर निकालते, और फार्मूला बनता है बेचे गए माल की लागत गुणा दर बटा 100 माइनस दर। 6,40,000 गुणा 20/100 माइनस 20 मतलब 80। 20 एकम 20 और 20 चौक 80, 4 एकम 4 और ये 16 चौक 64, कितना आ गया, 1,60,000 सकल लाभ निकल गया। यहाँ तक ठीक है। अब सकल लाभ निकल गया, भाई सकल लाभ निकल गया, बेचे गए माल की लागत निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल बिक्री कितनी निकल जाएगी, 8 लाख की। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा हो कुल बिक्री क्यों निकाल रहे हैं, अरे भाई समझा रहा हूँ। बोले उधार बिक्री और नगद बिक्री दोनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, और हमको मालूम है कि नगद और उधार दोनों बिक्री को जोड़ा जाए तब कुल बिक्री बनती है। तो देखिए क्या दिया है, दिया है नगद बिक्री उधार बिक्री की 33.5% है, लेकिन
उधार बिक्री प्रश्न में नहीं दिया है। बोल तो दिया कि जो नगद बिक्री होगी उधार बिक्री का 33.5% है, उधार बिक्री दिया ही नहीं, अब क्या करें। इसलिए हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे उधार बिक्री कितना 100 और नगद बिक्री जो है वो 100 का था, उधार बिक्री का कितना परसेंट है 33.5%, मतलब कितना 33.5 यानी 33.33। अब देखिए कुल बिक्री का फार्मूला क्या होता है, उधार प्लस नगद या नगद प्लस उधार। उधार कितना रखे 100, नगद कितना रखे 33.33। तो ये जो कुल बिक्री है ये 100% होनी चाहिए, लेकिन कुल बिक्री कितनी हो रही है 133.33% के बराबर है। देखिए ना भाई, ये दोनों के बराबर ये है, यानी 100 प्लस 33.33 यानी 133.33 इज इक्वल टू 8 लाख। और अपने को कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, हमको उधार की वैल्यू चाहिए कि नगद की वैल्यू चाहिए। फार्मूले में क्या आता है, शुद्ध उधार बिक्री कि शुद्ध नगद बिक्री। शुद्ध उधार बिक्री मतलब कितना परसेंट की वैल्यू चाहिए हमको 100% की। तो जब 133% की वैल्यू 8 लाख है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 8 लाख गुणा 100 बटा 133.33 कर देंगे। और ये जब आप कैलकुलेटर में करोगे तो पूरा 3333 पूरा लास्ट तक लेना, तब एग्जैक्ट 6 लाख रुपये आपका उधार बिक्री निकल जाएगा। अब उधार बिक्री 6 लाख रुपए निकल गया। अब आप क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में बोला है अंतिम देनदार प्रारंभ से 20,000 अधिक है। तो भाई इस टाइप का कभी ऐसा पॉइंट बोलता है तो आपको याद होगा हम एक समीकरण बनाते थे। हम देनदार आवर्त का एक फार्मूला लगाएंगे, शुद्ध उधार बिक्री बटा औसत देनदार का। देनदार आवर्त 4 टाइम दिया है, शुद्ध उधार बिक्री 6 लाख है, औसत देनदार आपको निकालना है। शुद्ध उधार बिक्री हम अभी निकालें, औसत देनदार ये बाहर आ जाएगा और 6 लाख बटा 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1,50,000 औसत देनदार निकल गया। अब आप सोच रहे होगे औसत देनदार क्यों निकाले, भाई प्रारंभिक और अंतिम देनदार कभी भी जब इंडिविजुअली प्रारंभिक स्टॉक या अंतिम स्टॉक प्रारंभिक देनदार या अंतिम देनदार निकालने बोलते हैं तो सबसे पहले औसत निकालते हैं। औसत 1,50,000 आया। अब देखिए दिया है अंतिम देनदार प्रारंभ से 20,000 अधिक है और प्रारंभिक देनदार दिया है क्या, नहीं। मान ले प्रारंभिक देनदार रहता 60,000 मान लो, तो अंतिम कितना आ जाता 20,000 अधिक अर्थात 80,000। मान लीजिए प्रारंभिक देनदार 80,000 होता तो अंतिम देनदार 20,000 अधिक मतलब कितना हो जाता 1 लाख हो जाता। लेकिन प्रारंभिक का देना भी तो ज़रूरी था, लेकिन इसमें प्रारंभिक दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम एक काम करते हैं, मान के चलते हैं, माना कि प्रारंभिक देनदार इज इक्वल टू एक्स और अंतिम देनदार उससे 20,000 अधिक है, मतलब एक्स प्लस 20,000 या 20,000। अब औसत देनदार का फार्मूला, औसत देनदार इज इक्वल टू प्रारंभिक प्लस अंतिम डिवाइडेड बाई 2। औसत देनदार 1,50,000 हम निकाले, प्रारंभिक देनदार x रखे और अंतिम देनदार x प्लस 20,000 और बटे में 2, क्योंकि फार्मूला होता है। अब हम तिरिया का गुणा, ये x प्लस 20,000 ये बाहर कर दिए, ये दोनों का गुणा यानी 1.5 लाख गुणा 2, 1.5 लाख गुणा 2 कितना आ गया 3 लाख। ये x और x कितना हो गया 2x प्लस 20,000 इज इक्वल टू 3 लाख। अब ये 2x बाहर किए, जो 20,000 ये जो प्लस में दिख रहा है इसका साइड ट्रांसफ़र हुआ तो ये किस में आ गया माइनस में। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 2,80,000, क्योंकि 3 लाख में 20,000 गया। अब ये 2 के साथ x गुणे में है, x को बाहर कर दिया तो 2 गुणे में था, वो साइड ट्रांसफ़र होने में किस में चले गया भाग में। तो x इज इक्वल टू 2,80,000 बटा 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1,40,000। ये क्या निकल गया प्रारंभिक देनदार। अब देखिए प्रारंभिक देनदार 1,40,000 है, मैं बताया जितना भी प्रारंभिक देनदार होगा उसमें 20,000 जोड़ देना तो अंतिम निकल जाएगा। तो प्रारंभिक देनदार 1,40,000 उसमें 20,000 जोड़ दिए तो अंतिम देनदार कितना आ गया 1,60,000। एक निष्कर्ष डाल देंगे लास्ट में कि प्रारंभिक देनदार अगर 1,40,000 होता है तो अंतिम देनदार प्रारंभिक देनदार से 20,000 रुपये अधिक अर्थात कितना होगा 1,60,000 रुपये होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अमित सर कॉमर्स क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।